क्या होता अगर अपर मून वन कोकोशीबो तांजीरो को ट्रेनिंग देता तो सब कुछ वैसे ही होता। तांजीरो लकड़ी बेचकर घर लौटता, लेकिन घर पहुंचते ही उसको ब्लड की स्मेल आने लगती। वो भाग कर जाता तो देखता कि उसकी पूरी फैमिली खत्म हो चुकी है, लेकिन किसी की सांस चल रही होती है। वो देखता तो नेजुको जिंदा है। वो उसको उठाकर वहां से भागने लगता है उसको बचाने के लिए, हॉस्पिटल ले जाने के लिए। लेकिन इस टाइम लाइन में ड्यू नहीं आने वाला, वो किसी और मिशन पर बिजी होने वाला है। और तभी जंगल के अंधेरे से एक आदमी उन दोनों को देख रहा होता है, और वो कोई और नहीं पर मून वन कोकोशीबो था। कोकोशीबो जो तांजीरो के ऊपर अटैक करता तो नेजुको उसको बचाने की कोशिश करती है, और वो देख के कोकोशीबो शॉक हो जाता है। वो उसके अनाफुदाई देख के समझ जाता है कि सन ब्रीदिंग और यूरिची से कनेक्टेड है। तो वो उस दिन सोच लेता है कि वो इसको ट्रेन करेगा और इसको बाद में डीमन बना देगा जब वो सन ब्रीदिंग को मास्टर कर लेगा। वो उसके पास जाता और तांजीरो को कहता है कि वो उसकी मदद कर सकता है नेजुको को ठीक करने में, कि वह अब एक डीमन बन चुकी है और हर एक डीमन से बदला लेने के लिए वो उसको ट्रेनिंग देगा। और तांजीरो भी इस बात से एग्री कर लेता। अगली रात ट्रेनिंग शुरू हुई, लेकिन ये ट्रेनिंग उरोकोदा की जैसी बिल्कुल नहीं थी। यहाँ सिर्फ एक रूल था, या तो स्ट्रॉन्ग बनो या मर जाओ। पहले ही दिन कोकोशीबो ने तांजीरो पर अटैक कर दिया। ना वार्निंग ना एक्सप्लेनेशन, सिर्फ एक ही लेसन, बैटलफील्ड में कोई तुम्हें तैयार होने का मौका नहीं देता। हर रात तांजीरो हारता और सुबह उसके शरीर पर नए घाव होते, लेकिन एक चीज बदल रही थी, उसकी स्पीड। एक रात कोकोशीबो ने पहली बार अपनी शॉर्ट टेक्निक दिखाई। तांजीरो ने पहले कभी इतनी खूबसूरत और खतरनाक तलवारबाजी नहीं देखी थी। तांजीरो ने उस टेक्निक को कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन कुछ अलग ही हुआ। हर बार उसकी बॉडी अपने आप मूवमेंट पे बदल देती थी, जैसे उसके अंदर कोई पुरानी याद जिंदा हो। कोकोशीबो ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने सब देख लिया था। उसे समझ आ गया ये लड़का सिर्फ एक स्वॉर्डमैन नहीं है, ये यूरिची की विरासत लेकर पैदा हुआ है। 6 महीने बीत चुके थे और अब तांजीरो पहले वाला लड़का नहीं रहा। उसकी स्पीड, उसकी ब्रीथिंग और स्वॉर्ड स्किल्स एक नॉर्मल ट्रेनिंग से कई गुना आगे निकल चुकी थी। एक रात कोकोशीबो ने उससे कहा कि तुम्हारी परीक्षा का वक्त आ गया है। कोकोशीबो ने सिर्फ जगह का नाम बताया, फाइनल सिलेक्शन, और कहा अगर वापस जिंदा आए अभी मैं तुम्हें अपना अगला लेसन सिखाऊंगा। फाइनल सिलेक्शन शुरू होते ही दूसरे कैंडिडेट्स डीमन से बचने लगे, लेकिन तांजीरो शुदा उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी ट्रेनिंग इतनी ब्रूटल थी, हम डीमन से उसके लिए कोई चैलेंज ही नहीं थे। लेकिन उसके सामने अचानक हैंड भी मना गया। ये वही डीमन था जिसने उरोकुदाकी के कई स्टूडेंट को मारा था। इस बार लड़ाई पहले से अलग होने वाली थी। सिर्फ कुछ ही मिनट की लड़ाई के बाद तांजीरो ने हैंड डीमन का सर उड़ा दिया, और मरते वक्त हैंड डीमन सिर्फ एक बात बोला, ये तलवार चलाने का अंदाज मैंने पहले भी देखा है। फाइनल सिलेक्शन के बाद सब कुछ ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह चलता। तांजीरो अपना पहला मिशन करता है और कुछ ही दिनों बाद उसे माउंटेन नातागुमो भेजा जाता है, जहाँ स्पाइडर डीमंस ने पूरे एरिया को कब्जे में कर लिया। तो जंगल में घुसता है, उसे अजीब सी खामोशी महसूस होती है। हर पेड़ पर जाले थे और हर तरफ मौत का सन्नाटा। तांजीरो केक करके स्पाइडर फैमिली के डेमंस को हरा दे। जेनित्सु और इनोसुके भी अपने अपनी फाइट्स लड़ रहे होते हैं, लेकिन तांजीरो सीधा रूई तक पहुंच जाता है। इस अल्टरनेट टाइमलाइन में तांजीरो पहले से ही कई गुना स्ट्रॉन्ग था। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि रूई पहली बार डिफेंसिव हो गया। रूई अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन तांजीरो कोकोशीबो की ट्रेनिंग याद करता है, अपने दुश्मन की सांस। बस एक मौका और तांजीरो ने रूई का सर अलग कर दिया। जब गियो वहां पहुंचा तो रूई पहले ही मर चुका था। गियो तांजीरो की शॉर्ट स्टाइल देखकर हैरान रह गया। ये वाटर ब्रीदिंग नहीं है, ना कोई हाशिरा स्टाइल। आखिर इसे ट्रेन किसने किया? माउंट नातागुमो के बाद सब कुछ ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह हुआ। तांजीरो और नेजुको को हाशिरा मीटिंग में लाया गया। कोई भी हाशिरा नेजुको पर भरोसा नहीं कर रहा था। सानिमे ने अपना खून निकाल कर नेजुको को, लेकिन नेजुको ने खुद को रोक लिया, रियल टाइमलाइन की तरह। इसके बाद कागायान को यकीन हो गया था नेजुको इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। फिर कागायान तांजीरो से पूछा तुम्हें ट्रेन किसने किया था, लेकिन तांजीरो कहता है कि मुझे उसका नाम नहीं पता। वो कोकोशीबो के बारे में डिस्क्रिप्शन देने लगता है। उसके लंबे बाल थे, चेहरे पर पुराने निशान और एक रेड रंग का निशान और 6 आंखें थी, और उसकी आंखों में लिखा हुआ था अपर मून वन। पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। गियोमी ने धीरे से कहा अपर मून वन कोकोशीबो। अब हाशिराज के सामने एक बड़ा सवाल था, क्या तांजीरो को ट्रेन करने वाला सच में अपर मून वन था, या वो खुद भी सच से अनजान था? और दूसरी तरफ कोकोशीबो को भी पता था कि अब तक तांजीरो को सब कुछ पता चल चुका होगा। हाशिरा मीटिंग के बाद कागाया ने तंजीरो पर भरोसा किया। कोकोशीबो एक डीमन था, लेकिन तंजीरो ने उसकी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ इंसानों की रक्षा के लिए किया, इसलिए सब कुछ कैनन कर आगे बढ़ा। कुछ दिनों बाद तंजीरो, जेनित्सु और इनोसुके को एक नया मिशन मिला, मुगेन ट्रेन। यहीं उनकी मुलाकात फ्लेम हाशिरा रेनगोकू से हुई। सब कुछ ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह हुआ।
एमो ने सबको सुला दिया, लेकिन कोकोशिबो की ट्रेनिंग की वजह से तंजीरो अपने सपने से और भी जल्दी बाहर आ गया। इस बार तंजीरो ने इन्नु की गर्दन तक पहले ही पहुंच बना ली। रेनगोकू और दूसरे पैसेंजर्स को बचाने में भी उस कम वक्त लगा, लेकिन जैसे ही सबने चैन की सांस ली, हवा का माहौल बदल गया। अपर मून 3 कैनन मी रेनगोकू अकाजा से अकेला लड़ा था, लेकिन इस टाइमलाइन में तंजीरो पहले से ही इतना स्ट्रांग था कि इस बार वो भी रेनगोकू के साथ लड़ने वाला था। असली फाइट अब होने वाली थी। आकाजा ने रेंगो को ऊपर अटैक कर दिया, दोनों के बीच फाइट होने लगी। आकाजा ने रियल टाइम लाइन की तरह रेंगोकू को ऑफर भी किया था, लेकिन रेंगोकू ने मना कर दिया। दोनों के बीच फाइट होने लगी। फिर इस फाइट के अंदर तांजीरो भी ऐड हो गया, लेकिन इस बार आकाजा के लिए फाइट बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुकी थी कि तांजीरो सन ब्रीदिंग और म्यून ब्रीदिंग दोनों यूज कर सकता था। बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था आकाजा के लिए रिजनरेट करना, क्योंकि सन ब्रीदिंग यूजर उसके सामने था। एक टाइम पर रेंगोकू ने उसे किसी तरह रोक लिया और तांजीरो ने अपनी पूरी ताकत से उसकी गर्दन काट दी। इस बार आकाजा बच नहीं सका, क्योंकि वो अगर रिजनरेट कर भी लेता प्रेशर को तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लगता और सूरज निकल जाता उस टाइम पर और आकाजा भाई मारा जाता है। तो इस टाइम लाइन में हमारा रेंगोकू बच जाता है और आकाजा, और इस टाइम लाइन में अपर मून 3 मारा जाता है इन्फिनिटी कैसल से पहले। और अपर मून 3 को मारने की वजह से अब हमारा तांजीरो आशिरा बन चुका था। उसके बाद एंटरटेनमेंट आर्क शुरू हुई, सब कुछ रियल टाइमलाइन की तरह ही हुआ, लेकिन इस बार तेंगेन के साथ हमारा तांजीरो हाशिरा लेवल का था, इसलिए रियल टाइमलाइन से जल्दी ही अपर रैंक 6 हार गए। डाकी और ग्यूतारो को जल्दी मार दिया गया और इस बार हमारा तेंगेन भी ठीक ठाक था और रिटायर नहीं हुआ। उसके बाद शॉर्ट स्मिथ विलेज आर्क शुरू हुआ, उसमें सब कुछ वैसा ही हुआ जैसे रियल टाइमलाइन में सब कुछ हुआ था। मुजान सब पे जल्दी हमला करने का सोचेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी अपर रैंक 6 5 4 3 को खो चुका है और सब कुछ रियल टाइमलाइन की तरह ही शुरू होगा। वैसे ही मुजान डीमन स्लेयर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर पर अटैक करेगा और वैसे ही वो उसे पकड़ लेंगे और फाइट शुरू होगी इन्फिनिटी कैसल के अंदर। इन्फिनिटी कैसल के अंदर घुसते ही नाकिमे ने पूरी बैटलफील्ड को बदल दिया। हर हाशिरा अलग जगह पहुंच गया और हर जगह एक अलग मौत का इंतजार। सबसे पहले शिनोबू का सामना डोमा से हुआ, कुछ ही देर बाद कनाओ और इनुस्को भी वहां पहुंच गए। ये वाली फाइट रियल टाइमलाइन की तरह हुई। शिनोबू मारी गई, बाद में डोमा को इनोस्के और कनाओ ने मार दिया। दूसरी तरफ ओबानाई मित्सुरी और तेंगेन का सामना नाकिमे से हुआ, क्योंकि तेंगेन इस बार जिंदा था। वो इस बार पूरी तरह डिस्ट्रैक्ट कर देता अपने एक्सपीरियंस की वजह से नाकिमे को। डियो और बाकी डेमंस को मारते हुए इन्फिनिटी कैसल में दौड़ता रहता है और फिर उसके बाद गियोमी, सानेमी, मुइचिरो, गेन्या और तांजीरो ये पांचों अपर मून के सामने पहुंच जाते हैं, क्योंकि इस बार कोकोशिबो के सामने 3 नहीं बल्कि 4 हाशिरा थे और एक खुद, जिसे उसने खुद ट्रेनिंग दी है और वो सन ब्रीदिंग में मास्टर कर चुका ऑलमोस्ट। उसके बाद इन सभी के बीच में फाइट हुई। गियोमी और सानेमी ने फ्रंट से प्रेशर बनाना शुरू किया, जबकि मुइचिरो और तांजीरो साइड से लगातार अटैक करने लगी। गेन्या पीछे से सही मौके का इंतजार कर रहा था। पहली बार कोकोशिबो को एक ज्यादा अटैक्स फेस करने पड़ रहे थे। हर तरफ से आ रहा अटैक्स की वजह से उसे लगातार अपनी पोजीशन बदलनी पड़ी, लेकिन अभी कोकोशिबो ने अपनी असली ताकत दिखाई भी नहीं दी। अगले पल उसने मून ब्रीदिंग की और भी डेंजरस टेक्निक्स इस्तेमाल की। मिस अटैक में सानेमी और मुइचिरो दोनों बुरी तरह घायल हो गए। तांजीरो भी बच गया, लेकिन उसे समझ आ गया कि ये लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं जीती जा सकती। तब गियोमी ने दोबारा अटैक शुरू किया और उसी पल गेन्या को अपना मौका मिल गया। उसने कोकोशिबो को कुछ पल के लिए रोक दिया, बस इतना ही वक्त पूरी टीम को चाहिए था। अब कोकोशिबो पहली बार प्रेशर में था, लेकिन उसकी हार अभी भी पक्की नहीं थी। लेकिन सभी डेमन स्लेयर बहुत ज्यादा फाइट करते हैं। इस फाइट में मुइचिरो का हाथ रियल टाइम लाइन की तरह कट जाता है। उन सभी ने कोकोशिबो को उसकी लिमिट तक पुश कर दिया, लेकिन कोकोशिबो यहाँ हार नहीं मान रहा था। लेकिन इस बार उसके सामने 4 हाशिराज थे, इसलिए कोकोशिबो को रियल टाइम लाइन से पहले अपनी मेमोरीज याद आ जाती हैं युची के बारे में, इसलिए वो यहाँ भी गिव अप कर देता है रियल टाइम लाइन की तरह। लेकिन इस बार वो प्राउड करता है तांजीरो के ऊपर और ये फाइट खत्म हो जाती है और
कोकुशिबा पर रैंक 1 मारा जाता है यहाँ पे। उसके बाद उनकी फाइनल फाइट होती मुजान के साथ। वो इस बार कोकुशिबा और बाकी डीमंस रियल टाइम लाइन से पहले मर गए थे, तो सनराइज होने में अभी बहुत टाइम था। वो सभी मुजान के पास जल्दी से पहुंच जाते हैं और फाइनल बैटल शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार मुजान जल्दी मारा जाएगा, लेकिन इस बार भी हमारे हाशिराज मारे जाएंगे क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा टाइम बचा हुआ होगा सनराइज होने में। तो रियल टाइमलाइन की तरह कुछ हाशिराज मारे जाएंगे जैसे ओबानाई, मित्सूरी, कियोमी। लेकिन अब हमारा तांजिरो सन ब्रीदिंग को मास्टर कर चुका है, तो उसे सनराइज होने की वेट भी नहीं करनी पड़ेगी। इस बार सारे हाशिराज मिलकर मुजान को बहुत ज्यादा मारने वाले हैं। इस बार मुजान को सभी बहुत ज्यादा मारते हैं और सभी की आदत भी बहुत ज्यादा खराब ली जाती है। लेकिन तांजिरो अब मास्टर कर चुका था सन ब्रीदिंग को, तो सन ब्रीदिंग की 13 फॉर्म यूज करके सारी उड़ा देता है और इस बार सनराइज से पहले ही मुजान को तांजिरो मार देता है।